तो हमारे पास जो है वो फर्मेंटेशन के नतीजे में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नतीजे में दो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है। और कैसे हुए ये आपने देख लिया कि पायरुवेट की रिडक्शन करवाने से हुए। अब ये जो दो एनएडी बन गए ना, इसका मतलब है इस स्टेप में एनएडी रीजनरेट हुआ है ना। ये दोनों एनएडी दोबारा जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस में, और वहां जाने के बाद ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे दो NaDH2 में। यानी वहां पर जाकर ये NAD खुद रिड्यूस हो जाएंगे, और जो भी मॉलिक्यूल होगा उसकी ऑक्सीडेशन करवा देंगे, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करवा देंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर फर्मेंटेशन ईस्ट में होगी, अगर मैं इन ईस्ट की बात करूं, फर्मेंटेशन अगर ईस्ट में होगी, तो क्योंकि ईस्ट में होने वाली फर्मेंटेशन के नतीजे में पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू इथेनॉल, अल्कोहल में चेंज होता है, तो हम इसीलिए इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, सो इन ईस्ट fermentation is known as, in yeast fermentation is known as alcoholic fermentation। अच्छा, क्यों कह रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? क्योंकि जो पायरुवेट बना है ना ग्लाइकोल एसिड के नतीजे में, वो पायरुवेट अब ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन के जरिए चेंज हो जाएगा इथेनॉल अल्कोहल में। कैसे होगा, इधर देखिए जरा, स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आता है पायरुवेट का। 3 कार्बन, कार्बन नंबर 1 को कार्बोनाइल, कार्बन नंबर 2 को कार्बोनाइल, ऊपर OH ताकि ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और नीचे CH3। आप सबसे पहले यही काम करें, आपने अगर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस पायरुवेट को इथेनॉल अल्कोहल में चेंज करें, तो सबसे पहले इस पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करें। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रही है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दें। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई रिमूव। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन हम किसे बोलते हैं? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया, अब दोबारा से स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाएं। क्या बचा सर? ये बच गया C डबल बॉन्ड O, ऊपर क्या बचा? ऊपर खाली H बचा, और नीचे आ गया CH3। ये जो कंपाउंड बना ना, इस कंपाउंड का नाम है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब इस एसिटल्डिहाइड की बच्चों हमने दोबारा से क्या करनी है? हमने करनी है रिडक्शन। और रिडक्शन करवाने कौन आता है सर? आता है NaDH2, क्योंकि ये NaDH2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये अपने हाइड्रोजन किसको दे देगा? ये अपने हाइड्रोजन एसिटल्डिहाइड को दे देगा, और खुद क्या बन जाएगा? खुद NAD बन जाएगा। तो हाइड्रोजन लगाने की जगह नहीं है, इसका मतलब है यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लग जाएगा, एक कार्बन से लग जाएगा। कुछ इस तरह का मामला होगा। जरा देखें, ये आ गया सी के साथ अब दो बॉन्ड के बजाय एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट गया, और नीचे आ गया CH3। अब ऑक्सीजन का एक एटम, एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगा NaDH2 वाला, और एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के साथ लग जाएगा। और मेरे बच्चों, जानकर आपको अच्छा लगेगा कि आपने बना दिया सॉरी, ये आपने बना दिया इथेनॉल। क्या बना दिया आपने? ये आपने बना दिया इथेनॉल। तो आप एक चीज देखें, इथेनॉल भी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया। तो यही तो बात आपको डिफरेंस में ऊपर लिखाई थी कि जब भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन ईस्ट में होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनेगा। अब कितने पायरुवेट थे? 2 पायरुवेट थे, तो दोनों में से 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। तो एसिटल्डिहाइड कितने बनेंगे? ये भी 2 बनेंगे। कितने NaDH2 आएंगे? 2 आएंगे। दोनों NaDH2 दो NAD में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एसिटल्डिहाइड आफ्टर गेटिंग हाइड्रोजन, आफ्टर गेटिंग रिड्यूस्ड, जब एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाएगी तो ये एसिटल्डिहाइड दो इथेनॉल में चेंज हो जाएगा। तो दो इथेनॉल। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। ये इथेनॉल बन गया। ये कहलाती है, ये कहलाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है ना। अब हम डिटेल के अंदर शुरू करने जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने
हमने एनारोबिक पढ़ ली डिटेल से, अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 4 स्टेप में होता है। और पहला स्टेप है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड। ठीक है, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड। ठीक है ना। अच्छा जी, अब ना यहाँ पे कुछ कुछ टर्म सीख लें। एक टर्म है हमारे पास फॉस्फोराइलेशन। टर्म क्या है? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अब एक चीज सुने, अगर आप मान लें ये एक ए मॉलिक्यूल है और इस ए मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट अटैच हुआ हुआ है, ठीक है ना। अब आप चाहते हैं कि इस फॉस्फेट को आप शिफ्ट करें बी के अंदर, तो अब आपने यहाँ से इस को रिमूव किया, ठीक है ना, और ये अटैच कर दिया बी के साथ। ठीक है, तो ये जो फॉस्फेट की शिफ्टिंग हुई ना, तो फॉस्फेट की एक एटम से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्टिंग जो एंजाइम करेगा, उस एंजाइम का नाम होगा काइनेस। ठीक है, सो व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? एडिशन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट का ऐड करना। अगर आप फॉस्फेट को एक मॉलिक्यूल से निकालकर दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड करेंगे तो इस स्टेप को, इस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। और फॉस्फोराइलेशन जो एंजाइम करवाता है उसका नाम होता है काइनेज। क्या नाम होता है? काइनेज। अच्छा, आप लोग एक और कॉन्सेप्ट जानते होंगे, वो कॉन्सेप्ट है आइसोमर का। आइसोमर किसे बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम molecular formula but different structure, but different structure is called isomers। जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसे कि ये आ गया हमारे पास, मान लो ये आ गया हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसी तरह हमारे पास आ गया ये फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ऐसे ही हमारे पास आ गया, मान लो गलेक्टोज। गलेक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसका मतलब है इन तीनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ऐसे कंपाउंड्स को क्या नाम देते हैं? ऐसे कंपाउंड को नाम देते हैं आइसोमर्स का। ठीक है, क्या नाम देते हैं? आइसोमर का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, अब अगर मैं ग्लूकोज को चेंज कर दूं फ्रक्टोज में, तो इस प्रोसेस को नाम देंगे आइसोमराइजेशन का, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं। तो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करने को क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन। और आइसोमराइजेशन जो एंजाइम करेगा, उस एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। क्या नाम है? आइसोमरेज। ठीक है, तो आइसोमरेज क्या करेगा? आइसोमराइजेशन करेगा, यानी ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर देगा। ठीक है, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करेगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो आइसोमरेज आइसोमराइजेशन करवाता है। अच्छा जी, सबसे पहले ना शुगर की डेफिनेशन जरा समझे। शुगर, मैं आपको सारी बेसिक बातें बता रहा हूँ अभी। शुगर, शुगर मीन कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन है
carbohydrates are polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy कीटोन। शुगर को ही हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ना, और ये ग्लूकोज वगैरह सब ये कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट की मैंने डेफिनेशन लिख दी, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। देखो लव्स पढ़ो, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं सर? कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनके पास पॉली मीन मोर देन वन, हाइड्रोक्सी मीन OH। तो पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब है मोर देन वन। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? हाइड्रोक्सी का मतलब है OH। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो ये आ गया कार्बोनाइल। कार्बोनाइल किसे बोलते हैं जरा देखिए, कार्बोनाइल बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। अच्छा एक चीज और देख लें, अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल। अगर कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन की चेन हो, कार्बन हो, तो बेटा इसे हम बोलते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन। कीटोन किसे बोलते हैं? कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन। और अगर मैं दोबारा यहाँ पर ड्रॉ करूं, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, क्या आप सब बोलेंगे सर कार्बोनाइल। अगर कार्बोनाइल की एक साइड पर कार्बन हो और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन हो, ठीक है, यानी दोनों साइड पर कार्बन की चेन ना हो, एक साइड पर कार्बन की चेन हो, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन हो, तो बेटा इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। इसका मतलब है सर कार्बोहाइड्रेट के पास एक से ज्यादा OH होगा और साथ में या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। अब यहाँ पर एक नोट लिख लें अपने पास, और वो नोट क्या है आपके पास? वो नोट ये है कि सर कार्बोहाइड्रेट के पास मिनिमम 3 कार्बन होंगे और मैक्सिमम 7 कार्बन होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैव, कार्ब्स हैव 3 to 7 कार्बन, है ना। अब हम ऐसा कार्बोहाइड्रेट समझते हैं जरा जिसके बाद 3 कार्बन है, ठीक है। तो मान लें ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 आ गया। अब आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा OH होता है। तो एक काम ये करें, कार्बन नंबर 1 को छोड़ दें, कार्बन नंबर 2 और 3 के साथ OH लगा दें, ये बन गई पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन, ठीक है ना। अब उसके अलावा आपने साथ में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट के पास एक से ज्यादा OH तो होते हैं, साथ में या तो उनके पास एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। तो एल्डिहाइड कैसे बनता है? एल्डिहाइड बनता है कार्बोनाइल से। तो पहले कार्बन को बना दो कार्बोनाइल, बना दिया कार्बोनाइल। अब मेरे बच्चों ये आ गया कार्बोनाइल, ये आ गया कार्बोनाइल, ठीक है ना। और अब बॉन्ड्स पूरे करो, बॉन्ड्स पूरे करो। इस कार्बन के कितने बॉन्ड रहते हैं सर? इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड रहता है, वो बॉन्ड बनवा दो हाइड्रोजन से। इस कार्बन के कितने रहते हैं सर? इसका भी एक रहता है, इसका बनवा दो हाइड्रोजन से। इसके कितने रहते हैं सर? 2 रहते हैं, तो 2 हाइड्रोजन से बनवा दो। अब जरा देखो, ये आ गया कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के एक साइड पर आ गया कार्बन, दूसरी साइड पे आ गया हाइड्रोजन, तो ये बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फॉर्मूला देखो जरा क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा C3H6 1 2 3 4 5 एंड 6 और O3, है ना। और ये कार्बोहाइड्रेट बन गया, और ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट बन गया? ये कार्बोहाइड्रेट बन गया एल्डिहाइडिक। अब इसके बाद 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं ट्राइओस। वो कार्बोहाइड्रेट इसके बाद कितने कार्बन हो? 3 कार्बन हो, उसे क्या बोलते हैं? ट्राइओस। और इसके साथ साथ इसके पास एल्डिहाइड है, क्योंकि कार्बोनाइल की एक साइड पे कार्बन है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है, तो इसका नाम पड़ गया एल्डोट्राइओस। क्या नाम पड़ गया? तो ये हमने बनाया एल्डोट्राइओस, ठीक है। अब हमने समझा था कि कार्बोहाइड्रेट के पास एल्डिहाइड के बजाय कीटोन भी हो सकता है। तो अब दोबारा देखिए जरा, ये आ गया कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। अब हम वो कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं जिसके पास 3 कार्बन तो है, ट्राइओस तो है, लेकिन वो कीटो ट्राइओस है, यानी उसके पास कीटोन है। तो आप सबसे पहले एक काम करें भाई, कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक से ज्यादा OH हो। तो इस बार आप कार्बन नंबर 2 को छोड़ दें, कार्बन नंबर 1 के साथ OH लगाएं और कार्बन नंबर 3 के साथ OH लगाएं। तो ये बन गई पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन। ऐसे ही है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के पास क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के पास कीटोन होता है, तो कार्बन नंबर 2 को कार्बोनाइल बना दें। अब देखिए, जब आप 2 को कार्बोनाइल बनाएंगे
तो कार्बोनाइल के एक साइड पे कार्बन, दूसरी साइड पे भी कार्बन, तो ये बन गया कीटोन। अब बॉन्ड्स पूरे कर दें, इसके कितने रहते हैं, इसके 2 रहते हैं, तो ये 2 बॉन्ड बन गए हाइड्रोजन से, इसका एक भी रहता, इसके भी 2 रहते हैं, तो ये बन गया हाइड्रोजन से। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला भी सेम आएगा, C3H6O3। लेकिन ये कौन है सर, ये है हमारे पास कीटो ट्रायोस, 3 कार्बन है तो ट्रायोस, और साथ में कीटोन है तो कीटो ट्रायोस। अब देख रहे हैं दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का चेंज है, तो इसका मतलब है ये इसका आइसोमर है और ये इसका आइसोमर है। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से तो इसका नाम हो गया एल्डो ट्रायोस। स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे सर, इसके बाद 3 कार्बन है तो ट्रायोस, और साथ में एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्रायोस। ऐसे इसके पास 3 कार्बन है तो ट्रायोस, और साथ में कीटोन है तो कीटो ट्रायोस। लेकिन इनका अपना अपना नाम भी है। इस एल्डो ट्रायोस का नाम है ग्लाइसर एल्डिहाइड। तो ग्लाइसर एल्डिहाइड क्या है, ये एल्डो ट्रायोस है। और इस कीटो ट्रायोस का नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो ग्लाइसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक दूसरे के आइसोमर है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब हम ना ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को। ये सारी मैंने आपकी बेस बना दी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए बच्चों, अब यहाँ पर आ जाए, ये आ गया मेरे पास ग्लूकोज। ये कौन आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया ग्लूकोज। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ना है। अच्छा, ग्लूकोज में कितने कार्बन है सर, 6 कार्बन है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। ठीक है ना। अच्छा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है, मुझे ग्लूकोज को तोड़ना है, लेकिन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हम पहले ग्लूकोज को प्रिपेयर करेंगे। किसके लिए प्रिपेयर करेंगे, उसके ब्रेकडाउन के लिए। आप याद कर लो, अब इधर आ जाओ, पहले इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं तुम लोगों को। पहली इंपॉर्टेंट बात, सर हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे 2 मॉलिक्यूल्स में पायरुवेट के, जिसके बाद 3-3 कार्बन होता है, ऐसे ही है। अच्छा जी, सर ये होगा कहाँ, टेक प्लेस इन, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगी, टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होगी ये, साइटोप्लाज्म में होगी। कहाँ होगी बेटा, साइटोप्लाज्म में होगी। और याद कर लो, ये जो हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे ना पायरुवेट के अंदर, ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शन है। कितने रिएक्शन है, 10 रिएक्शन। इन 10 रिएक्शन को हमने 2 हिस्सों में, 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेजेस है, देयर आर 2 phases of glycolysis. Number 1 is preparatory phase and number 2 is oxidative phase. प्रीपरेटरी फेज को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट फेज भी बोलते हैं, और ऑक्सीडेटिव फेज को हम पे ऑफ फेज भी बोलते हैं, पे ऑफ फेज भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे 2 पायरुवेट के अंदर, ऐसा ही है। वेरी गुड। अब ये कितने रिएक्शन में काम कंप्लीट होगा, ये 10 रिएक्शन में कंप्लीट होगा। अब 10 रिएक्शन में जो शुरू के 4 होंगे ना, वो कहलाएंगे प्रीपरेटरी फेज में, वो किस में आएंगे। और जो अगले 6 होंगे ना, वो आएंगे ऑक्सीडेटिव फेज में। ठीक है ना, शुरू के 4 प्रीपरेटरी फेज और अगले 6 ऑक्सीडेटिव फेज। अच्छा, मैं बताऊंगा अभी ये प्रीपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज का क्या मतलब है। अब दोबारा से आ जाए, मैं जरा ग्लूकोज की बात पे आ रहा था। ये आ गया मेरे पास ग्लूकोज। अगर मैं बोलूं हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन ग्लूकोज, तो आप सब बोलेंगे सर 6 कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब मुझे ग्लूकोज को तोड़ना है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है। लेकिन ग्लूकोज की अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो इसका ब्रेक डाउन हो नहीं सकता। हमें इस ग्लूकोज को प्रिपेयर करना होगा इसके पॉसिबल ब्रेकडाउन के लिए। जब गाय को काटना होता है ना, तो हम गाय को सजाते हैं, है ना, उसको ज़िबा करना होता है, तो उसको तैयार करते हैं फॉर
इट्स उसके ज़िबा के लिए। इसी तरह हमने ग्लूकोज को ज़िबा करना है, तो ग्लूकोज को ज़िबा करने के लिए हम ग्लूकोज को रेडी करेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है, ग्लूकोज की सिमेट्री ऐसी है कि इसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। इसीलिए हम पहले इसको प्रिपेयर करेंगे फॉर इट्स पॉसिबल ब्रेकडाउन। इसको एनर्जाइज करेंगे ताकि ये रिएक्शन में हिस्सा लेकर ब्रेक हो, ठीक है ना। इसीलिए हम शुरू के फेज को प्रिपरेटरी फेज नाम दे रहे हैं, क्योंकि हम इसमें ग्लूकोज को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की लाइसिस करवानी है, तो शुरू में हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे बेटा? बेटा याद कर ले, हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम ग्लूकोज में फॉस्फेट को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? फॉस्फेट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा एक एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी ये ऐसा न्यूक्लियोटाइड है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 फॉस्फेट है। ये एटीपी आएगा और अपना एक फॉस्फेट दे देगा। किसको दे देगा? ये अपना एक फॉस्फेट दे देगा ग्लूकोज को, और खुद क्या बन जाएगा? खुद बन जाएगा एडीपी। और ये जो फॉस्फेट इसने दिया ना ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर अटैच हो जाएगा। इस तरह ये ग्लूकोज चेंज हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसमें चेंज हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था, शुरू में मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा था अगर फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट होगा तो जो एंजाइम ये काम करेगा उस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे? काइनेज बोलेंगे। काइनेज जो है वो शिफ्टिंग करता है। तो इस स्टेप में क्योंकि फॉस्फेट की एडिशन हो रही है, तो इस स्टेप को हम यहाँ पर नाम भी दे देते हैं। तो इस स्टेप का नाम क्या पड़ जाएगा? इस स्टेप का नाम पड़ जाएगा स्टेप नंबर 1, और इस स्टेप नंबर 1 को हम नाम देंगे फॉस्फोराइलेशन का। क्या नाम देंगे? फॉस्फोराइलेशन। मीन ऊपर बताया था एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अब फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट हो रहा है, एटीपी से शिफ्ट हो रहा है ग्लूकोज के अंदर। तो बेटा जो एंजाइम ये काम करेगा उस एंजाइम का नाम पड़ जाएगा ग्लूकोकाइनेज। क्या नाम पड़ेगा? अगर मैं आपसे बोलूं ग्लूकोज के बाद कितने कार्बन है तो आप बोलेंगे 6। तो मैं ग्लूको की जगह यहाँ पर हेक्सोकाइनेज भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम एटीपी में से फॉस्फेट निकालकर ग्लूकोज के साथ अटैच कर देगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा, अब क्या होगा सर? क्या ग्लूकोज रेडी हो गया अपने ब्रेकडाउन के लिए? नहीं बेटा, अभी तक रेडी नहीं हुआ। अब हम मजीद प्रिपेयर करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम ग्लूकोज को इसके आइसोमर में चेंज करेंगे। अभी आपको बताया था ऊपर कि ग्लूकोज की सिमेट्री ऐसी है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। तो अब हम ग्लूकोज को इसके आइसोमर में चेंज करेंगे, और इसका आइसोमर कौन है? इसका आइसोमर है फ्रक्टोज। तो इसका मतलब है ग्लूकोज चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज में, और फ्रक्टोज के पास भी सेम 6 ही कार्बन होते हैं। तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने क्या कराई? सर यहाँ पर हमने कराई आइसोमराइजेशन। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन। और किसकी आइसोमराइजेशन हो रही है सर? एक ऐसे मॉलिक्यूल की हो रही है जिसके पास फॉस्फेट लगा हुआ है, ऐसा ही है। तो एंजाइम का नाम देखो जरा क्या बनेगा? एंजाइम का नाम क्या बनेगा? फॉस्फेट का आ गया फॉस्फो, फॉस्फेट में से क्या आ गया? फॉस्फो। ग्लूकोज क्या है सर? ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, तो इसका मतलब है ग्लूकोज हेक्सोज है। 6 कार्बन की शुगर को हेक्सोज बोलते हैं, जैसे 3 कार्बन की शुगर को ट्राइओज बोलते हैं, तो 6 कार्बन की शुगर को हेक्सोज बोलते हैं। तो फॉस्फेट की जगह फॉस्फो आ गया, ग्लूकोज की जगह हेक्सोज आ गया। और कौन सा एंजाइम आइसोमराइजेशन करता है? आइसोमरेज करता है। तो ये आ गया आइसोमरेज। इसका मतलब है ये वो आइसोमरेज है जो फॉस्फोहेक्सोज की आइसोमराइजेशन कर रहा है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक फॉस्फोहेक्सोज है। ग्लूकोज एक फॉस्फेट क्या है? ये एक फॉस्फोहेक्सोज है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब मेरे बच्चों स्टेप नंबर 3 आएगा। अभी तक सर ग्लूकोज रेडी नहीं हुआ? नहीं भाई, अभी तक नहीं हुआ। अब हम मजीद इसकी फॉस्फोराइलेशन कराएंगे, यानी इसके अंदर मजीद फॉस्फेट को ऐड करेंगे। तो कौन देने आएगा फॉस्फेट? सर अगेन सर फॉस्फेट देने आता है एटीपी। तो एक एटीपी आएगा और अपना फॉस्फेट जब दे देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को, तो बन जाएगा 1 एडीपी। अच्छा, फ्रक्टोज में कितने कार्बन है जल्दी बताओ भाई? फ्रक्टोज में 6 कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, और कार्बन नंबर 6 पर लगा हुआ है फॉस्फेट पहले से ही। अब क्योंकि एक और फॉस्फेट लग रहा है तो वो लग जाएगा कार्बन नंबर
1 पर। तो ये फ्रक्टोज आफ्टर फॉस्फोराइलेशन बन जाएगा फ्रक्टोज, अब कार्बन नंबर 1 पर भी है तो 1,6 बायफॉस्फेट, ठीक है ना, बायफॉस्फेट बन गया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ सर, स्टेप नंबर 3 में अगेन से हमारे पास फॉस्फोराइलेशन हुई, क्या हुई, फॉस्फोराइलेशन, अच्छा किसकी फॉस्फोराइलेशन हुई सर, फॉस्फोफरक्टोज की, फॉस्फोफरक्टो की। हम किसकी आइसोमर, हम किसकी फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जो है वो फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं ना, तो ये बन गया फॉस्फोफरक्टो काइनेस। एंजाइम का नाम क्या हो गया, फॉस्फो, जो एंजाइम में काम करेगा ना, फॉस्फोफरक्टो काइनेस। काइनेस क्या करता है, काइनेस शिफ्टिंग करता है फॉस्फेट की एक से दूसरे के अंदर। तो यहाँ पे काइनेस क्या कर रहा है, एटीपी से फॉस्फेट निकाल रहा है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में लगा रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, ये एक फॉस्फोफरक्टो है, तो फॉस्फोफरक्टो के अंदर काइनेस ऐड कर रहा है किसको, फॉस्फेट को, तो इसीलिए एंजाइम का नाम हो गया फॉस्फोफरक्टो काइनेस। फॉस्फोफरक्टो काइनेस। अब मेरे बच्चों ये जो है ना मॉलिक्यूल रेडी हो चुका है अपने पॉसिबल ब्रेकडाउन के लिए, हमने इसको एनर्जाइज कर दिया। अब ये रेडी है अपने मेन रिएक्शन के लिए, जो कि इसका क्या था, जो कि इसका टूटना था। तो अब ये टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज एक शुगर है। कैसी शुगर है, हेक्सोज शुगर है। और याद कर लो इसके पास कीटोन होता है, क्या होता है, कीटोन, ठीक है, इसके पास एल्डिहाइड नहीं होता। अब हम इस फ्रक्टोज को तोड़ देंगे, तो फ्रक्टोज में कितने कार्बन है, इधर देखिए 6 कार्बन है। कार्बन नंबर 6 और 1 पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए तो इसको फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बोल रहे हैं। तो ये बीच में से टूट जाएगा, ऐसे बीच में से। तो 3 कार्बन एक फॉस्फेट अलग, 3 कार्बन एक फॉस्फेट अलग, तो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट टूट जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स में जिनमें 3-3 कार्बन होंगे। एक बन जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा बन जाएगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बेटा अभी मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया था कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कीटो ट्राइयोज है ना, और ये जो ग्लाइसर एल्डिहाइड है ये एल्डो ट्राइयोज है। तो जो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट था ना, जो कि खुद कीटो हेक्सोज था, ये ब्रेक कर गया एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में जो कि कीटो ट्राइयोज है, और दूसरा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो एल्डो ट्राइयोज है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, हालांकि मैंने ऊपर आपको बताया है, ये आ गई एल्डो ट्राइयोज और ये आ गई हमारे पास कीटो ट्राइयोज, ठीक है। तो ट्राइयोज है ना, ट्राइयोज ट्राइयोज हेक्सोज, तो ये फ्रक्टोज हेक्सोज ही तो था, तो ये इसमें टूट गया। अच्छा अब ना यहां तक ये जो 4 रिएक्शन मैंने आपको कराया ना, चौथा चौथा रिएक्शन क्या है, चौथा रिएक्शन स्प्लिटिंग है, ब्रेकडाउन है, तो इस रिएक्शन का नाम भी लिख देते हैं। तो स्टेप नंबर 4 जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट स्प्लिट किया, इस स्टेप को बोलेंगे स्प्लिटिंग। और जो एंजाइम ये काम करेगा उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेस। क्या नाम है, एंजाइम का नाम है एल्डोलेस, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या बन गया सर, हमारे पास एक बन गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा हमारे पास बन गया ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है ना। अच्छा अब ना हमें ना इससे अगले स्टेप में बेटा, हमें ना इससे अगले स्टेप में करनी है ऑक्सीडेशन, यानी हमें रिमूवल करना है हाइड्रोजन का। तो याद कर लो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन, इसमें से आप हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकते। तो हम करेंगे ये इस अगले स्टेप में कि हम इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को चेंज कर देंगे ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और मैंने आपको बताया था कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आइसोमर है ग्लाइसर एल्डिहाइड का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये हम इसको चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब है इस स्टेप में क्या हो रही है, इस स्टेप में हो रही है आइसोमराइजेशन। तो स्टेप नंबर 5 क्या है, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, अच्छा किसकी हो रही है आइसोमराइजेशन, सर आइसोमराइजेशन हो रही है फॉस्फोट्राइयोज की। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, ट्राइयोज है,
और इसके साथ क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, फॉस्फोट्राइओस की। तो इसका मतलब है जो एंजाइम है वो फॉस्फोट्राइओस की आइसोमराइजेशन कर रहा है, तो एंजाइम का नाम पड़ गया फॉस्फोट्राइओस आइसोमरेज। फॉस्फोट्राइओस आइसोमरेज एंजाइम का नाम पड़ गया, ठीक है। अच्छा जी, इस स्टेप के जरिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट चेंज हो गया किसके अंदर, ग्लाइसोएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसका मतलब है हमारे पास ग्लाइसोएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 हो गए, पहले एक था अब 2 हो गए, क्योंकि आइसोमराइजेशन से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट चेंज हो गया ग्लाइसोएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अच्छा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ना हम शॉर्ट फॉर्म में DHAP भी बोलते हैं, है ना, DHAP। और ग्लाइसोएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम G3P बोलते हैं, है ना, ग्लाइसोएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और इसको हम पागल भी बोलते हैं, पागल मीन PGAL। तो PGAL की फुल फॉर्म होगी फॉस्फोग्लाइसरएल्डिहाइड। तो फॉस्फोग्लाइसरएल्डिहाइड बोल लो या ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल लो, बात एक ही है। अब हमारे पास स्प्लिटिंग के नतीजे में जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था और ग्लाइसरएल्डिहाइड बना था, यानी एक कीटो ट्रायोज बनी थी, एक एल्डो ट्रायोज बनी थी। फिर हमने कीटो ट्रायोज को चेंज करा एल्डो ट्रायोज में, क्योंकि कीटो ट्रायोज की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती थी और हमें फर्दर ऑक्सीडेशन करनी थी, तो हमने चेंज कर दिया उसको इसमें। ये जो 4 स्टेप थे ना, ये 4 स्टेप आते हैं प्रीपरेटरी फेज में, हम प्रिपेयर करे थे, ठीक है, हमने प्रिपेयर कर लिया। अब जो 5वां स्टेप ना, ये 5वें स्टेप से हम पे ऑफ फेज पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, अब इससे अगले स्टेप में ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इसमें से रिमूव करवा दो हाइड्रोजन को, इसको रिमूव करवा दो, इसमें से रिमूव करवाओ हाइड्रोजन को। इसका मतलब है सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है कौन है, NAD। कितने NAD आएंगे सर, 2 आएंगे, क्योंकि ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने हैं, 2। तो एक NAD एक ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन निकालेगा, दूसरा NAD दूसरे ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन निकालेगा, और दोनों NAD क्या बन जाएंगे, 2NADH2 बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, NADH2 बन जाएंगे। अच्छा, जैसे ही ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन निकालोगे ना बेटा, तो बेटा ये बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। अब ये चेंज हो गया है भाई, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, ग्लाइसरएल्डिहाइड से जैसे ही हाइड्रोजन निकालोगे ग्लाइसरएल्डिहाइड क्या बन जाएगा, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट क्या बनेगा। लेकिन इस स्टेप के अंदर एक और काम भी होगा, इस स्टेप के अंदर हम फॉस्फेट को दोबारा से ऐड करेंगे, लेकिन इस बार फॉस्फेट ATP नहीं देगा, इस बार वो फॉस्फेट होंगे जो सेल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, तो 2 फॉस्फेट हम ऐड करेंगे। इसका मतलब समझाता हूँ आपको, एक काम करें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लें ये कोई सेल है, मान लें ये कोई सेल है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है। अच्छा, सेल के साइटोप्लाज्म में ATP मौजूद है और ATP के साथ ये फॉस्फेट लगा हुआ है, तो इस फॉस्फेट को ऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलेंगे। वो फॉस्फेट जो ATP में है क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक फॉस्फेट। लेकिन सेल के साइटोप्लाज्म में फॉस्फेट इस तरह अकेले अकेले भी होते हैं, किसी के साथ अटैच नहीं होते, इन फॉस्फेट को बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो अब हम यहाँ पर फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वाला ऐड कर रहे हैं। तो अब आपने क्या किया, आपने ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से हाइड्रोजन निकाले, जैसे ही हाइड्रोजन निकाले ये बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और साथ में आप क्या कर रहे हैं, साथ में आप इसमें एक फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1,3 बाय फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। तो इस एक स्टेप में 2 काम हो रहे हैं, तो ये बन गया 1,3 बाय फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। तो इस स्टेप में 2 काम हो रहे हैं। अब स्टेप का नाम लिख देते हैं, क्या नाम लिखेंगे सर, इस स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रही है और फॉस्फोराइलेशन हो रही है, तो स्टेप का नाम पड़ जाएगा ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम पड़ जाएगा, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेटिव, और फॉस्फोराइलेशन एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है तो फॉस्फोराइलेशन। अब सर ये काम एंजाइम कौन सा करेगा, एंजाइम का नाम बताएं, तो किसकी हो रही है। अच्छा, ऑक्सीडेशन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रो, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। और जो एंजाइम ऑक्सीडेशन करवाता है यानी डिहाइड्रोजनेशन करवाता है उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेस।
अच्छा, किसकी डिहाइड्रोजनेशन हो रही है? ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। तो एंजाइम का नाम पड़ गया ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा तो हमारे पास इन दी हैंड बन गया 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, 1,3 बाइफॉस्फो इस रिएक्शन के नतीजे में, और साथ में 2 NADH2 बन गया। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा सर? सर अब क्या होगा? अच्छा एक बार बताओ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर क्यों रहे हैं सर? एनर्जी बनाने के लिए। अभी तक तो एनर्जी बनी नहीं, अभी तक तो हमने 2 ATP खर्च किए थे, है ना, तभी तो हम उसको इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं। अब एनर्जी बनना शुरू होगी, अब एनर्जी बनना शुरू। अब मेरे बच्चों, हम 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट कितने होंगे सर? 2 होंगे सर, क्योंकि ऊपर ग्लाइसरॉल्डिहाइड भी कितने थे? 2 थे, तो दोनों ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा? अब इस 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से आप रिमूव करोगे किसको? फॉस्फेट को। और जब आप रिमूव करोगे तो लेने कौन आएगा? लेने आएगा एडीपी। कौन लेने आएगा? कितने एडीपी आएंगे सर? 2 एडीपी आएंगे। एक एडीपी चला जाएगा एक 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के पास, दूसरा एडीपी चला जाएगा दूसरे 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के पास, और बन जाएंगे 2 एटीपी। क्या बन जाएंगे? 2 एटीपी। और ये काम होने के बाद ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट मेरे बच्चों चेंज हो जाएगा 3 फॉस्फो ग्लाइसरेट में। और कितने होंगे 3 फॉस्फोग्लाइसरेट सर? 2 होंगे। ऐसा ही है, 2 होंगे। 2 एटीपी बन गए और 2 हमने खर्च किए थे। इसका मतलब है हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो वापस आ गई, हमारी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई। अब क्या होगा? स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 7 में अगर मैं आपसे बोलूं ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसमें कितने कार्बन है सर? आप बोलेंगे सर 3 कार्बन का कंपाउंड था, तो 3 कार्बन है इसके अंदर। कितने कार्बन है? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, और कार्बन नंबर 3 पे क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट लगा हुआ है। ऐसे ही है। अब हम इस फॉस्फेट को 3 से शिफ्ट करके 2 पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, क्योंकि फॉस्फेट 3 से उठकर अब किस पे आ रहा है? 2 पर आ रहा है। किस पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है। इसका मतलब है हमने यहाँ पर आइसोमराइजेशन करी, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। क्या बन जाएगा? 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा ये, है ना। कितने बनेंगे सर? ये भी 2 बनेंगे भाई। ठीक है, ये भी 2 बनेंगे। ठीक है ना, ये भी 2 बनेंगे। ठीक। सो बस फर्क क्या होगा इसमें? फर्क ये होगा इसके पास भी 3 ही कार्बन है, लेकिन कार्बन नंबर 2 पर फॉस्फेट अटैच है। इज इट क्लियर? आई होप कि क्लियर होगा। आसान सी बात थी भाई, और मेरा ख्याल है कि आपको ये बातें समझ आ गई। तो इस स्टेप में हमने क्या करा? हमने 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया। 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट का आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कार्बन नंबर 2 पर है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट लेकिन फार्मूला सेम। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या कराई? यहाँ पर हमने कराई आइसोमराइजेशन। किसकी कराई? फॉस्फोग्लाइसरेट की। तो बेटा एंजाइम का नाम पड़ गया फॉस्फोग्लाइसरेट आइसोमरेज, क्योंकि ये आइसोमराइजेशन करवा रहा है किसकी? फॉस्फोग्लाइसरेट की। तो फॉस्फोग्लाइसरेट आइसोमरेज एंजाइम का नाम पड़ गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अब अगले स्टेप के अंदर इस 2 फॉस्फोग्लिसरेट से आप रिमूव करवा दें। किसको रिमूव करवा दें? वाटर को। वाटर के रिमूव करवाने को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज dehydration. Removal of water is known as removal of water is known as dehydration. ठीक है। स्टेप नंबर, ये जो 7 लिखा है ना, ये स्टेप नंबर असल में 8 है, ठीक है ना। और इससे पहले वाला स्टेप का नाम हमने लिखा नहीं, हमने यहाँ पे समझा लेकिन हमने नाम नहीं लिखा। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे हमने कहा था कि 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, तो फॉस्फेट के रिमूव होने को क्या नाम देते हैं? फॉस्फेट के रिमूव होने को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉस्फेट के रिमूव होने को हम नाम देते हैं स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में फॉस्फेट रिमूव हो रहा है। किससे रिमूव हो रहा है? 1,3 बाइफॉस्फो। तो स्टेप नंबर 7 का नाम पड़ गया डी फॉस्फो
डिफॉस्फोराइलेशन, क्या नाम पड़ गया, डिफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और इसको जो एंजाइम करेगा उस एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, ठीक है। ये आपने याद रखना है। स्टेप नंबर 7 का हमने बस नाम मेंशन नहीं किया था। अब दोबारा यहाँ पर आ जाओ। तो स्टेप नंबर 9 में हमने क्या करा, वाटर रिमूव कर दिया, किसमें से, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में से। जैसे ही 2 फॉस्फोग्लिसरेट से आप वाटर रिमूव करोगे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा फॉस्फो इनोल पायरोवेट में, किसमें चेंज हो जाएगा। और ये जो डिहाइड्रेशन जिस एंजाइम ने करी बच्चे, उस एंजाइम का नाम है एनोलेज। क्या नाम है, एनोलेज। तो एनोलेज ने, अब कितने बने होंगे सर, 2 बने होंगे, है ना, 2 बने होंगे। दोनों 2 फॉस्फोग्लिसरेट आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर बन गए फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब लास्ट स्टेप है बच्चों हमारे पास, वो भी अगेन क्या है, वो भी अगेन डीफॉस्फोराइलेशन है, यानी रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, रिमूवल ऑफ। तो हम फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से फॉस्फेट को रिमूव करेंगे। सर रिमूव करेंगे तो किसको देंगे बेटा, यहाँ पर अगेन 2 एडीपी आएंगे, एक एडीपी एक फॉस्फोइनोल पायरुवेट के पास, दूसरा एडीपी दूसरे फॉस्फोइनोल पायरुवेट के पास। एक एडीपी एक फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फेट लेगा और क्या बन जाएगा, एटीपी। दूसरा वाला दूसरे से फॉस्फेट लेगा, क्या बन जाएगा, एटीपी। तो 2 एटीपी बन जाएंगे। और जैसे ही फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फेट रिमूव होगा, ये बन जाएगा पायरोवेट। और कितने बनेंगे पायरोवेट सर, 2 बनेंगे। तो बेटा ये जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा इस डिफॉस्फोराइलेशन में, उसका नाम है पायरोवेट काइनेज, ठीक है। तो पायरोवेट काइनेज जो है वो एंजाइम आ गया। अच्छा जी, अब हमने ग्लाइकोलाइसिस, जो है वो कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। अच्छा, ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। सेल के कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब जो दूसरा रिएक्शन हमारे पास बच्चों है ना, जो दूसरा रिएक्शन हमारे पास है एरोबिक रेस्पिरेशन का ही, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, जिसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। तो जो लिंक रिएक्शन है ये क्या है सर, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप ऑफ सेकंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा पॉइंट अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं, इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ, अभी जो पायरुवेट ऊपर बना है ना बेटा, इस पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी, यानी इसमें से रिमूव होगा, क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसी प्रोसेस को हम लिंक रिएक्शन नाम देते हैं। अच्छा, ये जो लिंक रिएक्शन है ना, ये पता है कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। टेक प्लेस इन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ होता है, इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट में से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा। लेकिन पायरुवेट कहाँ बना था सर, पायरुवेट तो साइटोप्लाज्म में बना था, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुई थी, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हुई थी। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मतलब है पायरुवेट को पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये काम करती है एक प्रोटीन जिसका नाम है पायरुवेट ट्रांसलोकेज प्रोटीन, ठीक है। तो पायरुवेट ट्रांसलोकेज प्रोटीन पायरुवेट की ट्रांसलोकेशन करेगी फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं पायरुवेट, पायरुवेट ट्रांसलोकेज प्रोटीन ट्रांसलोकेट करती है, ये एक एंजाइम है पायरुवेट ट्रांसलोकेज, जो कि क्या करेगा, ये ट्रांसलोकेट करेगा, जगह चेंज कराएगा। किसकी जगह चेंज कराएगा, पायरुवेट की, जो कहां पर है, जो कहां पर है सर, साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। ट्रांसलोकेट करेगा, किसको ट्रांसलोकेट करेगा, पायरुवेट को।
कहां से कहां, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, जब ये पायरुवेट ट्रांसलोकेस प्रोटीन शिफ्ट कर देगी पायरुवेट को साइटोप्लाज्म से उठाकर कहां पर, माइटोकॉन्ड्रियम, तो वहां पर जाकर क्या होगा, वहां पर जाकर लिंक रिएक्शन होगा, है ना, वहां पर जाकर ऑक्सीडेशन होगी पायरुवेट की। तो आओ जरा देखते हैं पायरुवेट की ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, पायरुवेट का स्ट्रक्चर याद है, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, CH3 और ऊपर OH, ये आ गया पायरुवेट। सबसे पहले बच्चों आपने एक काम करना है, आपने इस पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। किसको निकालना है, आपने इस पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। ये आपने निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम देते हैं इसको, इसको नाम देते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम देते हैं। अब आओ जरा दोबारा से स्ट्रक्चर ड्रॉ कराओ, क्या बच गया सर, ये बच गया C डबल बॉन्ड O, ऊपर आ गया H, नीचे आ गया C, अच्छा सॉरी ये तो रिमूव हो गया ना। अच्छा, क्या बच गया, क्या बच गया सर, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, ऊपर क्या बच गया, ऊपर खाली H बच गया, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया CH3। इसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, इससे पहले भी आपने पढ़ा था ऊपर, है ना, कहाँ पढ़ा था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब क्या करो, अब इस एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा दो, क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने कौन आएगा सर, ऑक्सीडेशन करने आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन आएगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है कौन है, वो है NAD। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, NADH2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, NAD। NAD आएगा, NAD आएगा और क्या करेगा, बताओ भाई, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा। नजर आ रहा है हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इसको रिमूव करवाएगा NAD। तो NAD बन जाएगा NADH। क्या बन जाएगा, NAD बन जाएगा NADH। तो हमने हाइड्रोजन निकाल दिया, किस में से हाइड्रोजन निकाला, एसिटाल्डिहाइड में से। लेकिन यहाँ पर हम एक काम और भी करेंगे, हम यहाँ पर कोएंजाइम A को ऐड करेंगे। कोएंजाइम A में C का मतलब कार्बन नहीं है, O का मतलब ऑक्सीजन नहीं है। ये कोएंजाइम A क्या है, आपको इंशाल्लाह एंजाइम के चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है, तो कोएंजाइम A को आप ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजन को आपने निकाला एसिटाल्डिहाइड से, किसने निकाला, NAD ने। NAD खुद क्या बन गया, NADH, हाइड्रोजन को हासिल कर लिया उसने। और हमने और क्या काम किया, हमने यहाँ पर कोएंजाइम ए ऐड कर दिया। तो अब जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कराएं सर, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, नीचे बच गया CH3 और ऊपर लग गया कोएंजाइम A, किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह। और इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल कोए। अब कितने पायरुवेट बने थे, दो। कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगे, दो। कितने एसिटाल्डिहाइड बनेंगे, दो। कितने NAD आएंगे, दो। एक NAD एक एसिटाल्डिहाइड से हाइड्रोजन लेगा, दूसरा NAD दूसरे एसिटाल्डिहाइड से हाइड्रोजन लेगा। कितने NADH बनेंगे, दो। कितने कोएंजाइम आएंगे, दो। कितने एसिटाइल कोए बनेंगे, दो। इज इट क्लियर। तो अब हमारे पास क्या बन गया, एसिटाइल कोए। अब ये पूरा रिएक्शन जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, एज वेल एज एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए हो रहा है, ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करते हैं एंजाइम जिनका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। इज एंजाइम इन्वॉल्व इन, किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इन लिंक रिएक्शन में। तो ये जो लिंक रिएक्शन है पूरा जिस एंजाइम ने करवाया उसका नाम क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। क्लियर है या नहीं, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं। अब जो तीसरा स्टेप है ना बच्चों, वो तीसरा स्टेप हमारे पास है क्रेब साइकिल। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है स्टेप नंबर 3 ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज
इज क्रेब्स साइकिल। द स्टेप नंबर थर्ड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अच्छा इसके बारे में कुछ बातें जान लो। सर ये कहाँ होती है? तो बेटा ये भी लिंक रिएक्शन की तरह टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है ना। अच्छा इस साइकिल को हम दो और नाम भी देते हैं। इस साइकिल को हम एक नाम देते हैं ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, और या हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और शॉर्ट फॉर्म में पीसीए साइकिल भी बोलते हैं। अब ये दो नाम इसको क्यों देते हैं हम आगे इंशाल्लाह इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्रेब्स साइकिल में कौन सा मॉलिक्यूल इंटर करेगा सर, जो बना है पिछले रिएक्शन में, है ना। पिछले रिएक्शन में क्या बना था हमारे पास सर? पिछले रिएक्शन में हमारे पास दो एसिटाइल कोए बने थे। इसका मतलब है एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल के सबस्ट्रेट है। कौन है? सबस्ट्रेट। तो ये मान लें ये आ गया मेरे पास एसिटाइल कोए। क्या आ गया? एसिटाइल कोए। अच्छा जी, एसिटाइल कोए अब एंटर कर रहा है क्रैब साइकिल में, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं एसिटाइल कोए में, सुनना गौर से, एसिटाइल कोए में ऊपर देखिए, एसिटाइल कोए में कितने कार्बन है? ए, एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा। मैंने कहा था ना कोएंजाइम का सी कार्बन नहीं है, इसका मतलब है एसिटाइल कोए कितने कार्बन का कंपाउंड है? ये दो कार्बन का कंपाउंड है। अब जरा देखें, पायरोवेट किससे बना था? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल बने थे, तो 6 कार्बन पूरे हो गए। फिर इन 3 कार्बन में से एक एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल गया, तो पीछे कितने बचे? 4 बचे, और 4 दो दो की शक्ल में बच गए एसिटाइल कोए के अंदर, ठीक है ना। तो एसिटाइल कोए इज 2 कार्बन कंपाउंड। अब ये इंटर करेगा किसके अंदर? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज 2 कार्बन कंपाउंड। अच्छा अब मान लो ये जो एसिटाइल है ना, ये एसिटाइल पाकिस्तानी मर्द था, ठीक है। और इस पाकिस्तानी मर्द की बाहर नौकरी लग गई, ये मुल्क से बाहर चला गया। अब जब वहां मुल्क से बाहर गया तो वहां पर इसने एक फॉरेनर लड़की से शादी कर ली जिसका नाम है कोए, ठीक है ना। अब ये वापस पाकिस्तान आ रहा है और अपनी इस कोए बीवी को लेकर आ रहा है, लेकिन क्योंकि इसकी पाकिस्तान में भी शादी हुई हुई थी, है ना, पाकिस्तान में भी शादी हुई हुई थी, तो इसकी पाकिस्तान में शादी हुई हुई थी किसके साथ? इसकी पाकिस्तान में शादी हुई हुई थी ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। किसके साथ? तो ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ना, ये एयरपोर्ट पे आई है अपने इस मियाँ को लेने के लिए, है ना। और इस बेचारी को पता है कि इसका मियाँ जो है ना वो दूसरी शादी करके आ रहा है। किससे शादी करके आ रहा है? एसिटाइल कोए से। तो ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ना, ये अपने साथ गुंडे को लेकर आती है। उस गुंडे का नाम है वाटर। आप होता है ना वाटर जो है, वाटर हाइड्रोलिसिस करवाता है। हाइड्रोलिसिस मीन ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर, है ना। तो हाइड्रोलाइसिस करवा, तो ये वाटर को लेकर आएगी। कौन लेकर आएगी वाटर को? ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड। और याद कर लो ऑक्जेलिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। तो ऑक्जेलो एसीटेट अपने मियाँ को लेने आ रही है एसिटाइल को, और एसिटाइल ने शादी की हुई है कोए से, और ये अपने साथ किसको लेके आ रही है? हुन्ने को। इस हुन्ने ने क्या किया? इस हुन्ने ने रिमूव करवा दिया। किसको रिमूव करवा दिया? इस हुन्ने ने, इस हुन्ने ने रिमूव करवा दिया कोएंजाइम को, और इसको रवाना कर दिया इसके अपने मुल्क। और एसिटाइल ने बॉन्ड बना लिया किसके साथ? एसिटाइल ने बॉन्ड बनवा लिया मेरे बच्चों ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। जैसे एसिटाइल कंबाइन होता है ऑक्जेलो एसीटेट से, बेटा ये बन जाता है सिट्रेट। क्या बन जाता है ये? और अगर मैं आपसे बोलूं सिट्रेट में कितने कार्बन है, तो आप सब अपने घर में ये जवाब दे रहे होंगे सर सिट्रेट में 6 कार्बन है, क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट में 4 थे और एसिटाइल में 2 थे, तो 4 और 2 कंबाइन हुए और सिट्रेट बन गया। सिट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड। इसीलिए हम इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इस क्रैब साइकिल में पहला बनने वाला कंपाउंड सिट्रिक एसिड है, यानी सिट्रेट है। इसीलिए हम इस साइकिल को क्या नाम देते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। और बेटा आप सबको मालूम है कि एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है? एसिडिक ग्रुप होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही है। तो ये जो सिट्रेट है ना, इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बन 6 होते हैं और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इसीलिए हम इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इस साइकिल के नतीजे में जो पहला कंपाउंड बनता है उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। क्लियर है या नहीं है? वेरी गुड। अब आगे कहानी बढ़ती है।
अब क्या होगा बेटा, अब मेरे बच्चों इस सिट्रेट में से आप रिमूव करवा दें। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एंजाइम वगैरह और स्टेप के नाम भी मेंशन करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कहलाएगा सिंथेसिस। क्या कहलाएगा? सिंथेसिस का मतलब बनना। कौन बन रहा है? सिट्रेट बन रहा है। तो जो एंजाइम ये सिंथेसिस करवा रहे हैं ना, उस एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेटेस। एंजाइम का नाम क्या है? सिट्रेट सिंथेसिस। अच्छा, दूसरा जो स्टेप है, दूसरे में आप सिट्रेट बन गया। अब इस सिट्रेट में से आपने वाटर को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है? वाटर के रिमूवल को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? वाटर के रिमूवल को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो सिट्रेट में से जैसे ही आप वाटर रिमूव करवाओगे, सिट्रेट चेंज हो जाएगा इनटू सिस एकोनिटेट में। और सिस एकोनिटेट में भी कितने कार्बन है सर? 6 कार्बन है, क्योंकि कार्बन रिमूव नहीं हुआ। और जो एंजाइम ये काम करवाएगा, उस एंजाइम का नाम है एकोनिटेज। क्या नाम है एंजाइम का? एंजाइम का नाम है एकोनिटेज। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? अब इस सिसकोनिटेट में दोबारा से तुम्हें ऐड करना है वाटर को। किसको ऐड करना है? वाटर को। सर जब ऐड करना था तो निकाला क्यों था? इसलिए निकाला था ताकि हम एटम्स की रीअरेंजमेंट करें। हम असल में सिट्रेट का आइसोमर बनाना चाहते हैं। आइसोमर समझते हैं ना, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो हम सिट्रेट का आइसोमर बनाएंगे। सिट्रेट का आइसोमर है आइसोसिट्रेट। सिट्रेट का आइसोमर कौन है? आइसोसिट्रेट। तो हमने वाटर निकाला, फिर वापस वाटर डाला, तो इससे क्या होगा? इससे एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। ठीक है। सो जैसे स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, ये बन जाएगा। अच्छा, जैसे ही वाटर ऐड करोगे, सिस एकोनिटेट चेंज हो जाएगा आइसो सिट्रेट में। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? देयर आर 6 कार्बन, स्टिल 6 कार्बन। तो मैंने आपको बताया ना, ये सारा काम क्यों हुआ था बेटा? ये सारा काम इसलिए हुआ था ताकि हम सिट्रेट का आइसोमर बना लें, आइसोसिट्रेट। तो एटम्स की रीअरेंजमेंट कर दी। तो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया? तो स्टेप नंबर 3 में हमने वाटर को ऐड किया, यानी हाइड्रेशन करी। क्या करी? अब हाइड्रेशन जो एंजाइम करेगा, उस एंजाइम का नाम भी एकोनिटेज ही है। वो एकोनिटेज एंजाइम ही है। अब क्या होगा सर बेटा? अब होगा, इस आइसोसिट्रेट के साथ दो हाथ साथ पेश आएंगे। कितने हाथ साथ पेश आएंगे? दो हाथ साथ। पहला हादसा, पहला हादसा, इस आइसोसिट्रेट से निकाल दो कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका मतलब है डीकार्बोक्सिलेशन कर दी, है ना। अब समझ रहे हो ना, एक कार्बन निकल गया, तो अब जो कंपाउंड बनेगा उसमें 5 कार्बन होंगे। और दूसरा, इस आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन को भी निकाल दो। किसको निकाल दो? यानी इसकी ऑक्सीडेशन कर दो। क्या कर दो बेटा? तो ऑक्सीडेशन करने कौन आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो कौन है? वो एनएडी है। एनएडी आएगा और क्या बन जाएगा? NaDH बन जाएगा। अब देखो जरा, आइसोसिट्रेट में से जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला तो बॉन्ड टूटा होगा। बॉन्ड टूटा होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। क्या हम इस एनर्जी को वेस्ट कर दें? नहीं सर, हम ने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तोड़ना शुरू ही इसलिए किया था, रिस्पायरेशन शुरू ही इसलिए की थी ताकि एनर्जी को कंजर्व करें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को यूज करते हुए हमने NAD में ऐड कर दिया किसको? हाइड्रोजन को। और ऐड करने के लिए, एनाबॉलिज्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कैसे आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से। क्लियर है? तो जैसे ही आइसोसिट्रेट में से आप कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन निकालेंगे, आइसोसिट्रेट चेंज हो जाएगा इनटू अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। किसमें चेंज हो जाएगा? और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। अब अगर सवाल हो आपसे कि विच इज द फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो आप क्या बोलोगे? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। विच इज द फर्स्ट 6 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल? वो सिट्रेट है।
लेकिन सिट्रेट के बाद और भी 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब है सिट्रेट इज नॉट ओनली 6 कार्बन कंपाउंड, लेकिन जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है ना, इट इज द फर्स्ट फॉर्म 5 कार्बन कंपाउंड, ये पहला बनने वाला 5 कार्बन कंपाउंड है साइकिल का, और ये आखिरी है। इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसके बाद 4 कार्बन होंगे, तो इट इज द फर्स्ट फॉर्म 5 कार्बन कंपाउंड एंड ओनली 5 कार्बन कंपाउंड। और ये कैसे बना सर? ये बना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से। इससे बना, ये बना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से। मैंने अभी आपको बताया कि आप जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाएंगे आइसोसिट्रेट में से, इसका मतलब है आपने डिस्ट्रक्शन करवाई, आपने कैटाबॉलिज्म करवाया, कैटाबॉलिज्म करवाया तो एनर्जी रिलीज हुई। इस एनर्जी को हमने वेस्ट नहीं करना, इसको हमने कंजर्व करना है। तो हम कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे? हम NAD में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और ये हाइड्रोजन भी हमने किससे निकाला? आइसोसिट्रेट से निकाला। यानी आइसोसिट्रेट की हमने ऑक्सीडेशन करी, और ऑक्सीडेशन करने पर हमने NADH बना दिया, और इस NADH में एनर्जी स्टोर हो गई। कौन सी वाली? जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव होने से रिलीज हुई थी। ठीक है, तो इस स्टेप का नाम पड़ गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए एक बात याद कर लें, जब हम रिस्पायरेशन करते हैं ना, तो सेल का मकसद ये नहीं होता कि सेल जो है वो डायरेक्टली अपनी एनर्जी करेंसी ATP बनाए। इससे होगा ये कि इससे सेल के अंदर ATP की बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो जाएगी, है ना। तो सेल चाहता है कि यार एनर्जी रिच कंपाउंड्स बना लूं, यानी ऐसे कंपाउंड बना लूं जिस जो एनर्जी रिच हो, और फिर मेरा जब दिल चाहेगा सेल का, वो उस एनर्जी रिच कंपाउंड को ATP में कन्वर्ट करा लेगा। जैसे आपके घरों में भी अगर पैसे वैसे पड़े हो ना, नॉर्मल हमारी पाकिस्तानी करेंसी, तो आप उसको खर्च कर देंगे। तो अकलमंदी ये होती है कि आप उस पैसे को जो है वो डॉलर में चेंज करवा लें, या उस पैसे को जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर लें। इससे जब आपको जरूरत पड़ेगी आप इसको जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह सेल भी कहता है यार मुझे सैचुरेशन नहीं करनी, ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बना लेता हूँ। जब वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बना लेगा, तो जब जब सेल को जरूरत पड़ेगी ATP की, वो उस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल को कैश करवा लेगा इनटू ATP। अच्छा, कैसे करवाएगा ये हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखेंगे। तो ये NADH बन गया। अब देखिए NADH कैसे बना, मैंने आपको बताया ना, आइसोसिट्रेट में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, यानी कैटाबॉलिज्म हुआ, कैटाबॉलिज्म से रिलीज हुई होगी एनर्जी, और उस एनर्जी को हमने कंजर्व करना है। तो कैसे कंजर्व करा? हमने NAD में हाइड्रोजन ऐड करवा दिया, तो आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गई। अच्छा, ऑक्सीडेशन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन। किसकी हो रही है? आइसोसिट्रेट की। तो जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा, उस एंजाइम का नाम होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन करवा देगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया। अब मैंने आपको इस बारे में एक और बात बताई, मैंने आपको कहा था कि ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है, इट इज द फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल, एंड इट इज द ओनली 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्योंकि जो इससे अगला स्टेप है ना, उस अगले स्टेप में भी डीकार्बोक्सिलेशन होगी। क्या होगी? डीकार्बोक्सिलेशन होगी। तो अब हम दिखाते हैं, अब अल्फा कीटोग्लूटारेट में से अगेन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म हो रहा है। अच्छा, अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम NAD में हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, और क्या बना लेते हैं? NADH। यानी आपने ये हाइड्रोजन भी अल्फा कीटोग्लूटारेट से निकाला। इसका मतलब है आपने अल्फा कीटोग्लूटारेट की डीकार्बोक्सिलेशन करी, एज वेल एज ऑक्सीडेशन यानी डिहाइड्रोजनेशन करी। लेकिन मेरे बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब अल्फा कीटोग्लूटारेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ ना, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। अच्छा, उस एनर्जी को हमने कंजर्व करना था। हमने कंजर्व करा कैसे? कंजर्व करा, NAD में हाइड्रोजन ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पर एनर्जी की अमाउंट ज्यादा होती है, तो NADH बनने के बावजूद भी एनर्जी बच गई, तो क्या करें? वेस्ट कर दें? नहीं सर, वेस्ट नहीं करनी है। हम ब्रेक डाउन इसलिए करें ताकि हम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनाएं। तो यहाँ पे हम करते क्या है? यहाँ पे हम उस बची हुई एनर्जी को यूज करते हुए को एंजाइम A को ऐड करवा देते हैं, ठीक है, ताकि बाद में हम बॉन्ड तोड़े और एनर्जी रिलीज करवाकर ATP बनाए। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करा? हमने करी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अगेन समझे बेटा, जब हमने आइसोसिट्रेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था ना, तो आइसोसिट्रेट का स्ट्रक्चर कह लें, इसकी केमिकल कंपोजिशन कह लें, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं हुई। जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसके जरिए NADH में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अल्फा कीटोग्लूटारेट के केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई। उस एनर्जी को हमने कंजर्व किया, एक तो NAD को NADH में कन्वर्ट करवा दिया, NAD को रिड्यूस करवा दिया, साथ में बची हुई एनर्जी को कोएंजाइम A को ऐड कराने में यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। सो हम स्टेप को नाम देंगे ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन का, एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। अब बताओ मुझे जरा किसकी ऑक्सीडेशन हुई? ऑक्सीडेशन
किसकी हुई, अल्फा कीटोग्लूट्रेट की। ऑक्सीडेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। तो एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा उसका नाम होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेस, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेस। इज इट क्लियर? तो जैसे ही ये तीन हाथ साथ पेश आएंगे, किसके साथ, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के साथ, तो ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट चेंज हो जाएगा सक्सिनाइल कोए में। किसमें चेंज होगा, सक्सिनाइल कोए में चेंज होगा, ठीक है ना, सक्सिनाइल कोए। और सक्सिनाइल कोए में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है। इसका मतलब है, अब अगर आपसे सवाल हो व्हाट इज द फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, इट इज द सक्सिनाइल कोए, ठीक है। बट इट इज नॉट ओनली 4 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि देखो हमने साइकिल पढ़ा ना, क्रेब साइकिल साइकिल है, और साइकिल का मतलब क्या होता है, जो जहां से शुरू हो वहां पर खत्म हो। इसका मतलब है आखिर में ना हम इस साइकिल के ऑक्सैलो एसीटेट को रीजनरेट कराएंगे। और क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट में 4 कार्बन है, तो हम मजीद कार्बन का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब ये जो 4 कार्बन है कंजर्व होंगे, इसका मतलब है अब मजीद डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होने वाली, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की। अगला स्टेप क्या है हमारे पास, अगला स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अच्छा जी, सर इस स्टेप में हम एटीपी बनाएंगे, बिल्कुल हम स्टेप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ना आपको एंजाइम ए को रिमूव करवाना है। अच्छा, रिमूव करवाने के लिए हाइड्रोलिसिस करवानी है, इसका मतलब है कौन आएगा, सर इसका मतलब है वाटर आएगा, वाटर आएगा, वाटर के आने से हाइड्रोलिसिस होगी, कोएंजाइम ए रिमूव होगा। अब क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रही है, कोएंजाइम ए रिमूव हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को यूज करते हुए हम करेंगे क्या, हम एक एनाबॉलिज्म करेंगे। कौन सा एनाबॉलिज्म, जरा देखिए, हम जीडीपी में ऐड कर देंगे फॉस्फेट को। अब एडिशन कर रहे हैं ना, एनाबॉलिज्म कर रहे हैं, तो वी रिक्वायर एनर्जी। और वो एनर्जी कैसे, कहां से आ रही है, सर जब हमने वाटर ऐड किया ना सक्सिनाइल कोए में, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुई, यानी ब्रेक डाउन हुआ। किसका ब्रेक डाउन हुआ, सक्सिनाइल में से कोएंजाइम में रिमूव हुआ, तो ब्रेक हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को हम कंजर्व कर रहे हैं, तो जीडीपी में पी ऐड किया और जीटीपी बना लिया। सर एटीपी क्यों नहीं बनाया, मैंने अभी आपको बताया था कि सेल का मकसद है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनाए, और जब सेल को जरूरत पड़े वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल से एटीपी भी जनरेट करा लेगा। उसने एटीपी की सैचुरेशन नहीं करनी। अब कैसे एटीपी जनरेट होगा, देखिए जब सेल को जरूरत पड़ेगी वो क्या करेगा, वो इस जीटीपी को दोबारा तोड़ देगा। इसमें तोड़ देगा, जीडीपी और पी में। इसका मतलब है कैटाबॉलिज्म करवाएगा, जब कैटाबॉलिज्म कराएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को यूज करते हुए एडीपी में ऐड हो जाएगा फॉस्फेट और बन जाएगा एडीपी। इज इट क्लियर? तो ये इनडायरेक्ट काम होगा। क्यों हो रहा है इनडायरेक्ट, मैंने बताया था सैचुरेशन नहीं करनी है हमने, एटीपी की सैचुरेशन नहीं करनी। अब जब ये हादसा पेश आया ना सक्सिनाइल कोई के साथ, क्या हादसा पेश आया, इसमें वाटर ऐड हुआ, और क्या हुआ सर, इसमें से कोएंजाइम ए रिमूव हुआ, तो ये सक्सिनाइल कोए चेंज हो गया सक्सीनेट में, इसमें चेंज हो गया। और हाउ मेनी कार्बन आर देयर सक्सीनेट में, सक्सीनेट में 4 कार्बन है। कितने कार्बन है सक्सीनेट में, 4 कार्बन है, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, इस स्टेप को ना मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ना थोड़ा सा गंदा बच्चा हूँ, ठीक है, तो ना मैं जरा रफ रफ टाइप का काम करता हूँ। अब आप लोगों को तो इतना अच्छा अच्छा काम देखने की आदत है सर वकार से, और जो है वो सर वलीज से, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा गंदा बच्चा हूँ, मैं अपनी कॉपी में भी ऐसे ही काम करता था, मैं पढ़ाते हुए बोर्ड पे भी इतना गंदा गंदा काम करता हूँ। तो कोई चीज कहाँ लिख देता हूँ, कोई चीज कहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। समझ आ रही है ना? अच्छा जी, तो इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने एटीपी की फॉर्मेशन करी। इसकी फॉर्मेशन करी, एटीपी की फॉर्मेशन करी। तो इस स्टेप को इधर देखें, हमने ये जो हमारा छठा स्टेप है ना, इस स्टेप में हमने किसकी फॉर्मेशन करी, हमने एटीपी की। तो स्टेप नंबर 6 को नाम दे देंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और ये जो पूरा काम है ना, वाटर को ऐड करवाना, कोएंजाइम को रिमूव करवाना, ताकि सक्सिनाइल कोए चेंज हो जाए सक्सीनेट में, ये जिस एंजाइम ने काम किया उस एंजाइम का नाम है सक्सिनाइल थायोकाइनेज। क्या नाम है, सक्सिनाइल थायोकाइनेज। अब क्या करो बच्चों, अब क्या करेंगे, सर अब इस सक्सीनेट की
अगेन से ऑक्सीडेशन करेंगे। अब हम इस सक्सीनेट की अगेन से क्या करेंगे, हम सक्सीनेट की अगेन से ऑक्सीडेशन यानी डिहाइड्रेशन करेंगे। अच्छा, अब सक्सीनेट में से हाइड्रोजन निकाल लो। सक्सीडेंट में से किसको रिमूव करे, हाइड्रोजन को, इसका मतलब है कैटाबॉलिज्म कर रहे हो। कैटाबॉलिज्म कर रहे हो, क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन वो एनर्जी इनसफिशिएंट है। और ये जो एनएडी है ना, इस एनएडी को अगर तुम्हें रिड्यूस करना है इनटू एनएडीएच तो तुम्हें थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन जब तुम सक्सीनेट में से हाइड्रोजन निकालोगे ना, तो उतनी सफिशिएंट एनर्जी रिलीज नहीं होगी कि एनएडी खुद को रिड्यूस करके एनएडीएच बन सके। तो सर क्या करें, एनर्जी वेस्ट कर दे? नहीं सर, कंजर्व करेंगे। तो इस बार हम बुला लेंगे एफएडी को। किसको बुला लेंगे? क्योंकि एफएडी रिक्वायर्स लेसर एनर्जी देन एनएडी टू गेट कन्वर्ट इनटू एफएडीएच। ठीक है, तो एफएडी आएगा, क्या करेगा एफएडीएच, सक्सीडेंट में से हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन वो एनर्जी थोड़ी होगी, तो एनएडी नहीं आ सकता यहाँ पर। तो कौन आएगा, एफएडी, और एफएडी आकर किस में चेंज हो जाएगा, एफएडीएच में चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी लेस थी। और आगे जाकर आप देखेंगे भी कि आप एफएडीएच को जब आप एटीपी में कन्वर्ट कराएंगे ना, तो सिर्फ आपको 2 एटीपी मिलेंगे, लेकिन जब आप एनएडीएच को कन्वर्ट कराएंगे तो आपको 3 एटीपी मिलेंगे। इसका मतलब है एफएडीएच में कम एनर्जी स्टोर हुई है एज कंपेयर टू एनएडीएच। तो ये आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है। तो जैसे ही सक्सीनेट में से आपने हाइड्रोजन रिमूव करवाया, यानी आपने इसकी डिहाइड्रोजनेशन करी, यानी आपने इसकी ऑक्सीडेशन करी, ये सक्सीनेट चेंज हो गया इनटू फ्यूमरेट में। किसमें चेंज हो गया? और इस फ्यूमरेट के बाद भी 6 कार्बन है। तो बेटा इस स्टेप को हम क्या नाम देंगे? मैं इधर बीच में लिख रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया मैं गंदा गंदा काम करता हूँ, ठीक है ना। सर्वकार की तरह अच्छा अच्छा काम नहीं कर सकता लिखने लिखने का, ठीक है। सो गंदा गंदा काम करूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। अच्छा, ये स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 7। और स्टेप नंबर 7 में हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। डिहाइड्रोजिनेशन, अच्छा किसकी कर रहे हैं सर? सक्सीनेट की कर रहे हैं। इसका मतलब है एंजाइम का नाम पड़ गया सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिन। अब अगर आपसे कोई सवाल करे कि सर एफएडी क्यों आया इस बार हाइड्रोजन लेने, पहले तो हाइड्रोजन जो है वो लेने एनएडी आता था, तो आप जवाब दे देंगे ना? बिल्कुल सर दे देंगे, मुझे पक्का है कि ना आप घर में बैठे बैठे ये बात बोल रहे होंगे इस लेक्चर को सुनते हुए। अच्छा जी, अब ये बन गया फ्यूमरेट। अब क्या होगा सर? बेटा अब इस फ्यूमरेट की आपने हाइड्रेशन करनी है, यानी आपने इसमें वाटर को ऐड करना है। इसको ऐड करना है बेटा, वाटर को ऐड करना है। तो स्टेप नंबर 8 जो होगा वो हाइड्रेशन होगा। जैसे ही आप फ्यूमरेट में वाटर ऐड करेंगे, फ्यूमरेट चेंज हो जाएगा मैलेट में। इसमें चेंज हो जाएगा, मैलेट में चेंज हो जाएगा। फ्यूमरेट चेंज हो जाएगा मैलेट में। कितने कार्बन है मैलेट में भी? 4 कार्बन है, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 8 कहाँ लिखूं? स्टेप नंबर 8 यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 8 क्या हो रही है? स्टेप नंबर 8 हो रही है हाइड्रेशन। किसकी हाइड्रेशन हो रही है? फ्यूमरेट की। तो एंजाइम पड़ गया फ्यूमरेस। एंजाइम का नाम क्या आ गया? फ्यूमरेस। तो जैसे ही फ्यूमरेट की हाइड्रेशन करी, फ्यूमरेट चेंज हो गया मैलेट में। अब मैलेट के साथ क्या करना है सर? अब मैलेट की बेटा आखिरी मर्तबा ऑक्सीडेशन कर दो। मैलेट की क्या कर दो? अब जब आप मैलेट में से हाइड्रोजन रिमूव करोगे ना, तो बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन वो एनर्जी बहुत सारी होगी। तो मुझे बताओ कौन आएगा? NAD आएगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा NAD, और NAD आकर किस में चेंज हो जाएगा? NADH में। किस में चेंज हो जाएगा? और ये मैलेट से जैसे ही हाइड्रोजन निकालोगे, ये मैलेट चेंज हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। आपको मुबारक हो, आपने क्रैब साइकिल पढ़ ली है। तो इस स्टेप को, स्टेप नंबर 9 विच इज लास्ट स्टेप, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इस स्टेप का नाम क्या पड़ जाएगा? ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन। और किसकी हो रही है ऑक्सीडेशन? मैलेट की, यानी मैलेट की डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है। तो एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। अच्छा जी, बेटा यहाँ तक आकर हम लोगों ने कंप्लीट कर ली क्रैब साइकिल, ठीक है ना। क्रैब साइकिल का क्रैब साइकिल जो कि हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन का तीसरा स्टेप था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बनाते हैं एटीपी बजट। एटीपी बजट बनाते हैं। अच्छा जी, आप सब जो है ना, वो मैं ऊपर स्क्रीन को नहीं लेकर जा रहा, लेकिन आप सारे जो है वो आप लोगों ने लिखा होगा अपने पास। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जब ग्लाइकोलाइसिस था, अच्छा मैं एक काम पहले ये करता हूँ, पहले मैं एक काम और करता हूँ, रुकिए जरा, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे पास ना 3 एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं। एक आ गया एटीपी, जो कि एनर्जी करेंसी है, जो कि एनर्जी करेंसी है।
अच्छा, अब हम एटीपी फिल्म बना रहे हैं। और अब याद रख लें आप लोग कि जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी यानी सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 36 एटीपीज बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से, और वो 36 एटीपी हम बना चुके हैं। ठीक है, अच्छा हमने ये समझा था कि सेल एक तो डायरेक्ट एटीपी बना रहा है और साथ में सेल कुछ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बना रहा है जिनसे आगे जाकर वो एटीपी कैच कराएगा। ठीक है, और वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कौन से, एक मॉलिक्यूल है NADH और दूसरा है हमारे पास FADH। मैंने आपको बताया था कि एक NADH आपको 3 एटीपी दिलवाएगा, एक FADH आपको 2 एटीपी दिलाएगा। अच्छा कैसे दिलाएगा ये भी हम विद इन 5 मिनट यही देखेंगे। अब आ जाए जरा एटीपी की बात करते हैं बेटा, एटीपी की बात करते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 एटीपी का हमें प्रॉफिट हुआ था, बने 4 थे लेकिन 2 एटीपी का हमें नेट गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। कहां पर, ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, इसके अलावा जब जो अगला स्टेप है, अगला स्टेप है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट लिंक रिएक्शन। अच्छा, लिंक रिएक्शन में आप जाकर देखेंगे, अगर आपने नोट किया होगा तो आप देखेंगे वहां पर कोई एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होती। और ये जो क्रैब साइकिल ना, ये क्रैब साइकिल में एक एटीपी बना, लेकिन क्रैब साइकिल 2 मरतबा चलेगी, क्योंकि आपको पता है लिंक रिएक्शन में 2 एसिटाइल कोए बने थे, 2 पायरुवेट एसिटाइल कोए में चेंज हुए थे। पीछे आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप देखते आएंगे, आपको अंदाजा होता जाएगा। तो क्रैब साइकिल के नतीजे में 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है, 2 एटीपी क्रैब साइकिल के नतीजे में बने। ये तो हमें डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ जो एटीपी का हुआ। अब आ जाए दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास NADH बने थे 2, एक NADH हमें 3 एटीपी दे सकता है, लेकिन ये NADH हमें 3 एटीपी तब देगा जब NADH माइटोकॉन्ड्रिया तक चला जाए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाए। ठीक है ना, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जा नहीं सकता, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इम्परमिएबल है। अच्छा, NADH बने किसके नतीजे में थे सर? NADH बने थे ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुई थी सर? साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल में हुई थी। तो इसका मतलब है साइटोप्लाज्म से लेकर जाना पड़ेगा NADH को, कहाँ सर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन NADH माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं कर सकता, तो क्या करें, वेस्ट कर दें? नहीं सर, एक काम करते हैं, इस NADH को FADH में कन्वर्ट करते हैं। तो NADH FADH में कन्वर्ट होंगे तो 2 NADH 2 FADH बन जाएंगे, यानी अब ग्लाइकोलाइसिस वाले NADH नहीं रहे, FADH बन गए। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा, इससे अगला जो स्टेप था, वो अगला स्टेप है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में हमारे पास 2 NADH बने। कितने NADH बने? 2 NADH। और उसके बाद जो अगला स्टेप है हमारे पास वो है क्रैब साइकिल। ठीक है ना, और क्रैब साइकिल में हमारे पास एक क्रैब साइकिल में 3 NADH, तो 2 क्रैब साइकिल में 6 NADH, क्योंकि क्रैब साइकिल 2 मरतबा होगी एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के केस में, तो 6 NADH बन जाएंगे। अब FADH कितने बने सर? ना सर, 2 FADH तो वो कन्वर्जन वाले हो गए, ग्लाइकोलाइसिस वाले, तो 2 FADH वो हो गए। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में कोई नहीं बना हमारे पास। ठीक है ना, और क्रैब साइकिल में भी हमारे पास 2 FADH बनते हैं। ठीक है, अब ये टोटल 4 एटीपी हो गए डायरेक्ट, 6 और 2 NADH मिलाकर 8 NADH, और एक NADH कितने एटीपी देता है? 3 एटीपी। तो 8 3 जा 24 एटीपी ऐसे मिल जाएंगे। और ये FADH हमारे पास 2 और 2 4 हो गए, एक FADH कितने एटीपी देता है? 2 देता है, तो ये 2 और 2 4 हो गए, तो ये हो गए 8 4 2 जा 8, तो 8 एटीपी हमें FADH से मिलेंगे, और ये टोटल एटीपी हो जाएंगे 36 एटीपी। ठीक है, 36 एटीपी ऐसे बनता है। ठीक, अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं लास्ट स्टेप की, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने पढ़ना क्या है? असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने पढ़ना ही ये है कि किस तरह ये जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है ना, NADH और FADH, इनसे किस तरह 3 और 2 एटीपी रिस्पेक्टिवली मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझाने से पहले मैं जरा माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करता हूँ। ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये आ गई माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। और आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं जिन्हें हम क्रिस्टे बोलते हैं। तो ये आ गई आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आ गई इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और ये जो फोल्डिंग्स दिख रही है आपको इनर मेम्ब्रेन में, इन फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टे का। किसका नाम देते हैं बेटा? क्रिस्टे का नाम देते हैं। और ये जो अंदर का एरिया है ना, इस अंदर के एरिया को बोलते हैं मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जहां पर क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन हुआ था। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं बेटा, हम ना, देखिएगा जरा, हम ना इतने हिस्से को इनलार्ज करके देखेंगे। कितने हिस्से को हम क्या करके देख रहे हैं? हम इतने हिस्से को इनलार्ज करके देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इतने हिस्से में क्या कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, जरा गौर करिएगा। ये जो मैं माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा आपको इलाज करा रहा हूं ना, इस हिस्से के अंदर ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये वाला व्हाइट वाला हिस्सा, ये किसका हिस्सा है सर? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है सर। ये इनर मेम्ब्रेन आ रही है और साथ में ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आ रही है। ये तीन हिस्से आ रहे हैं। किसके अंदर ये तीन हिस्से आ रहे हैं? इस हिस्से के अंदर जिसको हमने सर्कुलर किया, सर्कल किया, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, इसी तरह इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। तो अब मैं बना रहा हूं यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज लिपिड की बाइलेयर, और इसके बीच में इस तरह प्रोटीन पड़े हैं। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से बनी होती है और उसके बीच में जो है वो प्रोटीन्स पड़े होते हैं, जस्ट लाइक आइसबर्ग इन द सी, है ना। तो इसी तरह ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये भी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, उसके बीच में आपको प्रोटीन्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा, फिर मैं जो है वो आपको जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दी, ये वाली जो ब्लैक से है ना, ये इनर मेम्ब्रेन। अब जरा देखें, इनर मेम्ब्रेन के इस तरफ जो इलाका है, ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और ये जो ये वाला इलाका है, दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज दिस इज मैट्रिक्स, ठीक है ना। अच्छा जी, अब एक काम ये करते हैं, काम ये करते हैं बेटा कि इन कॉम्प्लेक्सेस को जरा नाम देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को मैं बोलूंगा कॉम्प्लेक्स वन। प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है ना, पूरा प्रोटीन का, इसको बोलूंगा कॉम्प्लेक्स वन। इसको मैं नाम देता हूँ कॉम्प्लेक्स टू का, इसको मैं नाम देता हूँ कॉम्प्लेक्स थ्री का, और इसको मैं नाम देता हूँ कॉम्प्लेक्स फोर का। और ये जो आपको आखिर में एक प्रोटीन दिख रहा है ना बेटा, ये एंजाइम है जिसका नाम है एटीपी सिंथेटेस। क्या नाम है? देखिए नाम से पता चल रहा है, सिंथेटेस सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है, एटीपी सिंथेटेस, ठीक है। तो ये एंजाइम आ गया एटीपी सिंथेसिस। अब आए, मैं इन सारे कॉम्प्लेक्सेस, इनको मैंने कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थ्री, कॉम्प्लेक्स फोर बोला है, इनके आपको नाम भी बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स वन की। तो कॉम्प्लेक्स वन का जो पूरा नाम है वो है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स टू है ना, कॉम्प्लेक्स टू, इस कॉम्प्लेक्स टू का नाम है FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है?
FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास तीसरा कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, कॉम्प्लेक्स कौन सा वाला बेटा, कॉम्प्लेक्स 3, इस कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और मेरे बच्चों ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 मौजूद है ना, कॉम्प्लेक्स 4, तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। सर ठीक है, ये तो बता दिया आपने। लास्ट में जो है एंजाइम वो एटीपी सिंथेसिस है, ये छोटे छोटे से हैं। ये क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स 1, 2 और 3 के बीच में एक छोटा सा प्रोटीन है ना बेटा, इसका नाम है यूबीक्वाइनोन। क्या नाम है, यूबीक्वाइनोन, ठीक है। इस यूबीक्वाइनोन को तुम्हारी बुक ने कोएंजाइम क्यू भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और ये जो कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के दरमियान है, ये है साइटोक्रोम C। ये कौन है, दिस इज साइटोक्रोम C। अब इनके बारे में ना एक बात जाननी है, ये 6 के 6 कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, यूबीक्वाइनोन और साइटोक्रोम, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे। आई होप आपको कैरी का मतलब समझते हो आप, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे, इसका मतलब है दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन कैरियर। इतनी बात क्लियर है। लेकिन ये जो यूबीक्वाइनोन और साइटोक्रोम है ना, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है, लेकिन जरा सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, यानी ये मेम्ब्रेन के अंदर यू मूव कर सकते हैं, ऐसे इधर इस तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मूवमेंट इनकी शो होती है, इसीलिए हम बोलते हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में ये जो साइटोक्रोम C है ना, ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो हम एक बात और जान गए, वो ये जान गए कि यूबीक्वाइनोन, साइटोक्रोम, इन चारों की तरह इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है, लेकिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब यहाँ पर एक दोबारा आज ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है ना, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 2 को निकालते जरा। 1, 3 और 4 ये तीनों इलेक्ट्रॉन कैरियर भी हैं, और साथ साथ प्रोटॉन पंपर भी हैं। प्रोटॉन बोलते हैं H पॉजिटिव को, है ना। तो ये प्रोटॉन के पंपर भी हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी हैं, प्रोटॉन पंपर भी हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी हैं, प्रोटॉन पंपर भी हैं। कौन 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 कौन, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 2 सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब आए जरा कुछ जरा रफ वर्क देखें, इससे पहले कि मैं ऊपर जाऊं, ठीक है ना। अभी मैं मेम्ब्रेन पे जाऊंगा। अगर मैं चाहता हूं ना, अगर मैं चाहता हूं ये FAD है, अगर मैं चाहता हूं कि ये FAD जो है वो FADH में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, साथ में 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। जब मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन दूंगा, तो ये FADH2 बन जाएगा। इसी तरह जब मैं FADH2 की कैटाबॉलिज्म करवाऊंगा, तो मुझे FAD मिल जाएगा, साथ में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, साथ में मुझे 2 हाइड्रोजन आयन मिल जाएंगे। इसी तरह अगर मैं NAD को रिड्यूस करना चाहता हूं, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, साथ में 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में पॉजिटिव साइन है तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और ये चेंज हो जाएगा NADH2 में। इसी तरह जब मैं NADH2 का ब्रेक डाउन करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे NAD मिल जाएगा, साथ में 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है। क्या होती है, एनर्जी होती है। अब ये वाला इलाका है मैट्रिक्स, है ना। ये वाला इलाका जहां पर ये मेरा पेन, आपको ये पेन का नजर आ रहा है, हाँ, ये जो ये इलाका कौन सा है, ये मैट्रिक्स है। और यहाँ वाला इलाका कौन सा है, यहाँ वाला इलाका है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है ना। अब जो कॉम्प्लेक्स 1 है, इस कॉम्प्लेक्स 1 के बारे में मैंने आपको बताया था, इस कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यानी ये वो कॉम्प्लेक्स है जो NADH की डिहाइड्रोजिनेशन करवाएगा। NADH की क्या करवाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन। यहाँ मैट्रिक्स में NADH और FADH बने हुए, ठीक है ना। ये NADH और FADH जो है वो मैट्रिसेस में मौजूद है। और ये आ गया कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में आपको क्या बात बताई थी, मैंने कहा था ये इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और प्रोटॉन पंपर भी है। इस कॉम्प्लेक्स 1 से रिएक्ट कर जाएगा NADH2। जैसे इसे रिएक्ट करेगा ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसकी डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, यानी वो कॉम्प्लेक्स जो NADH की डिहाइड्रोजनेशन करवाएगा। और NADH की डिहाइड्रोजनेशन पर हमारे पास क्या होगा, हमें NAD मिल जाएंगे, साथ में 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन का कैरियर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा।
कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मौजूद है। इस एनर्जी को यूज करते हुए, इस एनर्जी को यूज करते हुए ये जो कॉम्प्लेक्स वन है ये एक काम करेगा। क्या काम करेगा बेटा, जरा देखिएगा। ये एक काम करेगा, ये एक काम करेगा, ये हाइड्रोजन आयंस को पंप करेगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करते हुए हाइड्रोजन आयंस को पंप करेगा। किस डायरेक्शन में, हाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स से पंप कर देगा इनटू दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब आप एक चीज जानते हैं कि जब भी किसी चीज को अगर हमें लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर भेजना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और जब वो चीज हाई एनर्जी लेवल से वापस लो एनर्जी लेवल पर आती है तो एनर्जी इमिट करती है। तो हमने H प्लस आयंस को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करते हुए प्रोटॉन से पंप किया फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। अब ये हाइड्रोजन आयंस के पास एनर्जी है, ये हाइड्रोजन आयंस यहाँ से घूमेंगे और यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे। जब यहाँ से नीचे आएंगे एटीपी सिंथेसिस से होते हुए, तो इसका मतलब है हाई एनर्जी लेवल से दोबारा लो एनर्जी लेवल पर आ रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज करेंगे। उस एनर्जी को यूज करते हुए एडीपी में ऐड हो जाएगा फॉस्फेट और ये बन जाएगा एटीपी, क्योंकि ऐड होने की क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है सर, H प्लस आयंस को पंप किया गया था एनर्जी लगाकर, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे भेजा गया था। इनके पास आ गई थी, इनके पास आ गई थी एनर्जी। अब ये वापस हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल आ रहे हैं, इसका मतलब है एनर्जी इमिट कर रहे हैं। एनर्जी इमिट कर रहे हैं, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए एटीपी सिंथेसिस एडीपी में ऐड करवा देगा फॉस्फेट को और एटीपी बना देगा। यह हमारा मामला समझ आया। अब इन दो इलेक्ट्रॉन को यूबी क्वाइनोन हासिल कर लेगा जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब ये यूबी क्वाइनोन ने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके है, NADH2 के है। इसका मतलब ये FADH यानी कॉम्प्लेक्स 2 को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, FADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कहां चला जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास, जो कि कौन है, जो कि है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के बारे में एक बात बताई थी, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, साथ में प्रोटॉन पंपर भी है। तो ये भी हाइड्रोजन आयंस को पंप कर देगा। कहां से कहां, फ्रॉम मैट्रिक्स टू दी माइटोकॉन्ड्री, फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू दी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अगेन प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल बाय द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये प्रोटॉन्स के पास एनर्जी है, अब ये वापस यहां से नीचे आएंगे, तो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल आ रहे हैं, तो क्या होगा सर, एनर्जी रिलीज होगी। तो अगेन उस एनर्जी को यूज करते हुए एक फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा एक एडीपी के अंदर और 2 एटीपी बन जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगा साइटोक्रोम सी, है ना। ये इलेक्ट्रॉन लेकर ये किसके पास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर ये कॉम्प्लेक्स 4 के पास आएगा। अच्छा, ये दोनों यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी ये इलेक्ट्रॉन को सिर्फ कैरी कर सकते हैं, ये प्रोटॉन पंपर नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन आयन को पंप भी नहीं कर रहे। अच्छा जी, अब जो है वो जब दोबारा हाइड्रोजन आयन नीचे आएंगे तो एनर्जी इमिट करेंगे, जिससे एक एडीपी में एक फॉस्फेट मिलेगा। अब ये साइटोक्रोम सी को दे देगा। साइटोक्रोम सी किसके पास लेके आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 भी अगेन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, लेकिन और साथ साथ प्रोटॉन, ये भी हाइड्रोजन आयन को पंप कर देगा। जब ये पंप करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन दोबारा नीचे आएंगे और फिर अगेन एक एटीपी और बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह 3 एटीपी बनते हैं। इज इट क्लियर। और एफएडीएच के केस में क्या होगा बेटा, एफएडीएच के केस में जो एफएडी है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, कॉम्प्लेक्स 2 के साथ। एफएडीएच रिएक्ट करेगा कॉम्प्लेक्स 2 के साथ और टूट जाएगा एफएडी प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ये प्रोटॉन पंपर नहीं है, इसका मतलब है ये प्रोटॉन्स को पंप नहीं करेगा। फिर ये इस इलेक्ट्रॉन जो इसने एक्सेप्ट करे हैं एफएडीएच वाले, ये यूबिक्विनोन को दे देगा। क्या यूबिक्विनोन लेकर जाएगा पहले कॉम्प्लेक्स के पास, नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉन है एफएडीएच के, इसका मतलब ये एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को नहीं मिलेंगे, तो ये इसको लेकर चलेगा इस 3 कॉम्प्लेक्स के पास। ये कॉम्प्लेक्स 3 हाइड्रोजन आयन को पंप करेगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू दी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। फिर ये हाइड्रोजन आयन नीचे आएंगे, एक एटीपी बन जाएगा। एफएडीएच के केस में ये पहला एटीपी बना। फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉम्प्लेक्स 4 के पास आएगा। कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करते हुए प्रोटॉन को पंप कर देगा। ये प्रोटॉन्स दोबारा जब यहाँ से नीचे आएंगे हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर, तो दूसरा एटीपी बन जाएगा। इस तरह 2 एटीपी बनता है। सर अभी जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 के पास है, इनका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगी ऑक्सीजन, हाफ O2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगी, साथ में मैट्रिक्स में पड़े हुए 2 हाइड्रोजन हासिल करेगी और ये बन जाएगा वाटर, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन का आखिरी एक्सेप्टर कौन है, the final electron acceptor is oxygen. So what is the function of oxygen? It is the final electron acceptor of electron transport chain. Thank you so much. अब क्या करूं?